हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया है। चलो और नए एक चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डिपॉजिट्स। तो एज पर कंपनीज एक्ट डिपॉजिट क्या होता है, कैसे होता है, कितने टेन्योर के लिए होते हैं, किस कंपनी जो है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, कौन सी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, और डिपॉजिट्स के अंदर क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सुनेंगे। और अगर कोई कॉन्ट्रवेन करती है कंपनी तो उस केस में कितना फाइन लगता है कंपनी को, उस केस में कितना फाइन लगता है डायरेक्टर को, या फिर कोई और ऐसे पर्सन को जिसने डिफॉल्ट करा है, उस केस में कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या लगता है, कैसे लगता है, एक एक करके सारी चीज़ पे हम बात करना चालू करते हैं। तो सर डिपॉजिट होता क्या है? डिपॉजिट एक ऐसा समय जो कि कंपनी रिसीव करती है, एक्सक्लूडिंग कौन कौन से सम। तो सर अगर कोई कंपनी को पैसा मिला है वो सारा डिपॉजिट माना जाएगा, बट अगर कोई कंपनी को गवर्नमेंट से पैसा मिला है, अगर कोई कंपनी को फेमा से पैसा मिला, अगर कोई कंपनी ने बैंक से लोन लिया, अगर कोई कंपनी ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या फिर कोई कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट लोन लिया, या फिर कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा लिया, या फिर कंपनी ने सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट आईपीओ कोई लॉन्च कराया, या फिर कंपनी ने सिक्योर्ड बॉन्ड या डिवेंचर्स को इशू कराया, या फिर कंपनी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू कराया, या फिर कंपनी ने लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या डिपॉजिट्स को जो है इशू कराया, या फिर डिवेंचर्स नॉट डिपॉजिट्स, या कंपनी ने निधि कंपनी से निधि कंपनी को कोई पैसा मिला, या फिर कोई चिट फंड कंपनी को पैसा मिला, या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी को पैसा मिला है, या फिर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा मिला है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा पैसा मिला है, तो ऐसा पैसा जो है डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। तो दोबारा से एक बार बात करते हैं, डिपॉजिट क्या क्या चीज होगी। कोई भी पैसा जो रिसीव हुआ होगा कंपनी को वो डिपॉजिट माना जाएगा, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे जो कि डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो जो भी पैसा रिसीव होगा कंपनी को वो डिपॉजिट माना जाएगा, बट अगर कोई पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, अगर कोई पैसा फेमा से मिलता है, अगर कोई फेमा की स्कीम के तहत मिलता है, अगर कोई बैंक से मिलता है, या फिर अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटर कॉर्पोरेट लोन लिया होता है, इन तीनों से, तो लोन का पैसा वो लोन माना जाएगा, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई कमर्शियल पेपर इशू करके आपको पैसा मिल रहा है तो वो लोन नहीं माना जाए, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटीज के बेसिस पर अगर आपको पैसा मिला है तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई सिक्योर डिबेंचर्स हैं या कोई सीसीडी है लेस देन 10 ईयर्स के लिए, या फिर एनसीडी है लिस्टेड एनसीडी, तो वो उसका पैसा भी डिपॉजिट की तरह नहीं माना जाएगा। अगर कोई आपको कोई निधि कंपनी को पैसा मिलता है, कोई चिट फंड कंपनी को पैसा मिलता है, या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेट फंड, या फिर म्यूचुअल फंड, या फिर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत कोई पैसा मिलता है, तो ऐसा पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डायरेक्टर से लोन लेते हो, कोई कंपनी डायरेक्टर से लोन लेती है, या फिर कोई रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से कोई कंपनी जो है इन प्राइवेट कंपनी जो है लोन लेती है, तो वो पैसा जो है हमारा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। या नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉयर जो कि अमाउंट होता है लेस देन एनुअल सैलरी, तो वो भी हमारा जो है डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। या फिर लोन फ्रॉम प्रमोटर एज पर बैंक स्टाइपुलेशन। कभी कभार क्या होता है, कंपनी कहती है कि आपको अगर लोन लेना है तो प्रमोटर को भी कुछ ना कुछ जो है लोन देना पड़ेगा, तो ही हम जो है कंपनी को लोन देंगे। तो ऐसा जो लोन प्रमोटर को देना पड़ता है, तो ऐसा भी लोन जो है वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, बिकॉज उसने क्यों करा है, उसने एक स्टाइपुलेशन, एक बैंक की एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट पैसा जमा कराया है, तो वो ऐसा पैसा जो है वो डिपॉजिट या लोन वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। वो ये सारी चीज़ें डिपॉजिट नहीं कहलाएगी। उसके बाद इन कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपने कोई इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट करे हो तो भी वो, अगर आपने कोई ऐसा पैसा ले रखा है जो कि एक ट्रस्ट की तरह आप संभाल के रख रहे हो, तो ऐसे पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई ट्रेड एडवांस जो कि 365 डेज से कम के लिए लिया है, तो ऐसे पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अगर आपने एडवांस अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स लिया है या फिर दिया है, तो फिर ऐसे डिपॉजिट को जो है हम ऐसे पैसे को जो है हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। तो दोबारा से एक बार डिपॉजिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, डिपॉजिट के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती है, वो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। तो डिपॉजिट के अंदर जो भी पैसा रिसीव हुआ उसको हम डिपॉजिट मानेंगे, एक्सेप्ट अगर कोई पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, अगर कोई पैसा फेमा की स्कीम के तहत मिलता है, या फिर अगर कोई पैसा बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन की तरफ से मिलता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन मिलता है, तो ऐसे पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर अगर कोई पैसा मिलता है जो कि कमर्शियल पेपर को इशू करके मिलता है, या फिर कोई सिक्योरिटी इशू करके मिलता है, या फिर कोई हमने लिस्टेड एनसीडी या फिर कन्वर्टेबल सीसीडी इशू करे लेस देन 10 ईयर्स के लिए, या फिर हमने कोई सिक्योर्ड बॉन्ड डिवेंचर्स को इशू करा है, ऐसे पैसे को मिलता है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे। उसके बाद अगर कोई पैसा अगर स्टार्टअप को मिल रहा है, या फिर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड को मिल रहा है, ऐसे पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर लोन आया डायरेक्टर से, या फिर अगर कोई रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से आया, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऐसे पैसे को हम जो है लोन नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर कोई नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी, अगर कोई इंप्लॉयर जमा कराता है कोई पैसा, ऐसा नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का पैसा जो कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना कंपनी को, ऐसे पैसे को भी हम लोन नहीं बोलेंगे। अगर वो पैसा वो हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे अगर कोई वो पैसा जो है लेस देन और इक्वल टू एनुअल सैलरी होता है। अगर कोई प्रमोटर से बैंक को कोई एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पैसा आया लोन की तरह, बट उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। उसके बाद इन कोर्स ऑफ बिजनेस
अगर कोई नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट सिक्योरिटी, मतलब आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट ले रखा है जो कि आप हेडलेस ट्रस्ट कर रहे हो बट आप उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो ऐसे पैसे को भी हम जो है डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई एडवांस मिला है कैसे कि अगर आपको कोई ट्रेड एडवांस मिला है जिसकी जिसकी जो लाइफ है वो 365 डेज है उससे कम है, तो ऐसे पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। और अगर आपको कोई एडवांस मिला अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई आपको ट्रेड एडवांस मिला, या फिर कोई प्रोजेक्ट की सप्लाई के लिए, आपको गुड्स सप्लाई के लिए क्या है, कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए आपने जो है पैसा लिया है, क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स की सप्लाई वो तो 365 डेज में अंदर आ गया, अगर कैपिटल गुड्स की सप्लाई के लिए आपको पैसा मिलता है तो ऐसे पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अब हम कितने टाइम के लिए डिपॉजिट जो है अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितना अमाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कितने टाइम ऑफ टेन्योर कितना होता है कोई भी डिपॉजिट का। तो सर इसके अंदर ना टेन्योर जो है मिनिमम ना 3 मंथ्स का होना चाहिए। सर वैसे तो 6 मंथ्स का होता है बट सर मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए। 3 मंथ्स से लेकर 6 मंथ्स तक के लिए आप ले सकते हो डिपॉजिट, अगर आप जो है डिपॉजिट ले सकते हो, बट वो वर्किंग कैपिटल के लिए होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आप जो है डिपॉजिट ले सकते हो। तो इसके अंदर आप कितना डिपॉजिट ले सकते हो? सर आप 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को ऐड करके, मतलब आपको पेड अप कैपिटल, आपको एक पेड अप कैपिटल ऐड करना है, आपको फ्री रिजर्व्स ऐड करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम। दोबारा से आपको पेड अप कैपिटल ऐड करना है, उसके अंदर आपको ऐड करना है फ्री रिजर्व्स, उसके अंदर आपको ऐड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसका 10% जो है आप मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने तक, और उसके अंदर मैक्सिमम आप 36 महीने तक के लिए भी कर सकते हो। तो मिनिमम 3 महीने के लिए अगर आप कोई पैसा रेज कर रहे हो वो आप वर्किंग कैपिटल के लिए डिपॉजिट की तरह यूज कर सकते हो, बट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 10% ऑफ किसका? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप मिनिमम 3 महीने तक के लिए जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 36 मंथ्स, मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम, वैसे आप जो है 6 मंथ्स से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट हाँ एक इसमें आप डिपॉजिट 6 मंथ से कम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो आप मिनिमम जब भी 3 महीने तक के लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो होता है किसके लिए? वो होता है सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कोई डिपॉजिट लेते हो तो आप 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना कैपिटल जो है कितना जितने का डिपॉजिट जो है आप ले सकते हो, बट आपको वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं और वो उस अमाउंट या फंड को यूज नहीं कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है कि सर कौन सी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी से पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है और कौन सी कंपनी जो है एलिजिबल कंपनी और कौन सी कंपनी जो है नॉन एलिजिबल कंपनी है। तो नॉन एलिजिबल कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकते हैं, बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि जो है वो डिपॉजिट ले सकती है। किससे ले सकती हैं? सर वो ले सकती हैं पब्लिक से भी डिपॉजिट और वो मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। पब्लिक से कितना लेंगी, मेंबर से कितना लेगी, वो पहले हम चर्चा करेंगे एलिजिबल कंपनीज कौन सी होती है। तो सर आप मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनो कि हम टेन्योर और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पे बात करेंगे। तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और टेन्योर पे बात करते हैं। मिनिमम हम 6 महीने तक का डिपॉजिट जो है 6 महीने तक का लिए तो एटलीस्ट आपको डिपॉजिट जो है कंपनी के अंदर जमा कराना पड़ेगा। देखो डिपॉजिट होता है क्या? तो बेसिकली डिपॉजिट एक तरह ऐसा अमाउंट है मनी का जो कि कंपनी यूज करती है। कंपनी एक तरह से उस पर क्या इंटरेस्ट देती है, कंपनी डिपॉजिट की तरह उसको यूज करती है और जो है लोगों के पैसे को एक तरह से एक सिक्योर और सेफ सिक्योर रखती है, सिक्योर डिपॉजिट की तरह रखती है और कंपनी जब जरूरत पड़े बाद में वापस भी कर सकती है। तो एक तरह का एक टाइप ऑफ लोन ही होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट के अंदर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, साथ के साथ उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। इसलिए कंपनी चाहती है जितना ज़्यादा डिपॉजिट ले पाए कंपनी ले ले, बट हम उन चीज़ों को डिपॉजिट नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर डिपॉजिट हर चीज़ को बोल देंगे तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट थोड़ा लीनियंट हो जाता है। हम नहीं चाहते कि अगर कंपनीज एक्ट बाकी सारे पैसे के अंदर भी लीनियंट हो जाए, सिर्फ डिपॉजिट के अंदर ही लीनियंट रहे तो सही है। अगर वो लोन वगैरह में भी लीनियंट हो गया तो जो कंपनी है बहुत सारे डिफॉल्ट कर सकती है। इसलिए हर एक चीज़ को हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते, कुछ चुनिंदा चीज़ों को हम डिपॉजिट बोल सकते हैं और बाकी चीज़ों को हम फिर लोन या फिर वो बोलेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट को हमें फुलफिल करना पड़ता है। तो सर हमारी बात सुनो, आपकी हम कितने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और कितने दिन के लिए हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम आप 6 महीने के लिए डिपॉजिट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हो। बट हाँ अगर आप कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए डिपॉजिट ले सकते हो तो आप मिनिमम 3 महीने के लिए भी ले सकते हो। उसके अंदर आप 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना डिपॉजिट जो है ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आप कह रहे हो एलिजिबल कंपनीज और नॉन एलिजिबल कंपनीज का क्या मतलब है। सर एलिजिबल कंपनीज का क्या मतलब है, आइए एक एक करके देखते हैं। सर एलिजिबल कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक कंपनी होनी जरूरी है। एलिजिबल कंपनी कभी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि पब्लिक डिपॉजिट से ले। सो एलिजिबल कंपनी और नॉन एलिजिबल कंपनीज के अंदर हमने डिफरेंस देखा था। नॉन एलिजिबल कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, बट एलिजिबल कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है, मेंबर्स के साथ साथ पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है। तो एलिजिबल कंपनीज कौन सी होती है? सर एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जिसकी नेटवर्थ है 100 करोड़ या उससे ज्यादा की और टर्नओवर है 500 करोड़ या उससे ज्यादा की। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा की, तो वो कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है। तो सर इसके अंदर क्या होता है? सर इसके अंदर ये होता है आपको अब एक अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के साथ, और साथ ही साथ जो रेजोल्यूशन जो कि अप्रूवल आया है शेयर होल्डर का, आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइल भी कराना पड़ेगा। तो सर अप्रूवल कैसे लेंगे? अगर वो लिमिट अगर आपकी विद इन सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी की लिमिट के अंदर आ रहा है, यस अगर उसकी लिमिट के अंदर आ रहा है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी क्या काम चला सकते
सकते हो। बट अगर अगर वो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के बाहर आ रहा है, मतलब उससे ज्यादा के डिपॉजिट है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को है जो है पास करना पड़ेगा। तो सर ये 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही इंटर ना ही सीएम इंटर, तो ये वाली सेक्शन की हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर लिमिट के अंदर है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर लिमिट से बाहर जा रहा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जब 75% वोट, मतलब 3/4 ऑफ द वोट फेवर में हो इन अगेंस्ट वोट के, और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है जब मेजॉरिटी वोट फेवर में हो इन अगेंस्ट वोट के। तो एलिजिबल कंपनीज जो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो, तो आप अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर को लेके रजिस्ट्रार के साथ फाइल करा के आप जो है एलिजिबल कंपनी बन जाते हो और आप पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर वो लिमिट के अंदर है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सर ये एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कंपनीज का आपने रेफरेंस क्यों बताया? तो सर एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, बट नॉन एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है, सिर्फ वो मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो सर उसके अंदर भी हमने कैटेगराइज करा है कि स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी प्लस आईएफएससी पब्लिक कंपनी कितना परसेंटेज ले सकती है, किस चीज का लेंगी। जो भी यहां पे परसेंटेज लिखी है वो होगा हमेशा, वो होता है हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो हमने बात करी थी 3 महीने तक का आप डिपॉजिट ले सकते हो, तो आप कितने मिनिमम 3 महीने का अगर आप डिपॉजिट लेते हो तो आप 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने हर जगह हमने क्या बात करी है सर? हर जगह हमने बात करी है हम पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का परसेंटेज यहां पे देख के चलेंगे, और उतने परसेंटेज तक का जो है आप डिपॉजिट जो है ले सकते हो कंपनीज के मेंबर से या फिर कंपनीज के पब्लिक से ले सकते हो। तो अगर एलिजिबल कंपनीज की बात करता हूं तो आप मेंबर से कितना डिपॉजिट ले सकते हो और पब्लिक से कितना ले सकते हो। अगर आप मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो, आप ले सकते हो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इन केस एलिजिबल कंपनी हो, आप पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हो, आप ले सकते हो 25% किसका? ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। और एलिजिबल कंपनीज कौन सी? सर एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनीज जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो आप जो है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके रजिस्टर के साथ रजिस्टर करके जो है आप क्या है डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर नॉन एलिजिबल कंपनीज क्या है? नॉन एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, बट वो हाँ मेंबर से ले सकते हैं। तो ऐसी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज कौन सी? सर स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि हमने कंडीशन सेक्शन 73 के अंदर आती हो और 2 कंडीशन को फुलफिल करती हो। तो ये 2 कंडीशन कौन कौन सी है सर? ये 2 कंडीशन है, आगे अभी एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी ये 2 कंडीशन है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अमाउंट जो है डिपॉजिट का अपने मेंबर से ले सकते हो। बट अगर कोई अदर प्राइवेट कंपनीज है अदर देन स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज, और अगर कोई आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में कितना डिपॉजिट ले सकते हो? उस केस में सर 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो। बट अगर इनके अलावा भी कोई और कंपनी है तो आप 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना जो है क्या ले सकते हो? डिपॉजिट ले सकते हो। तो नॉन एलिजिबल कंपनी अपने मेंबर से, अगर कोई स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट की, वो कितना भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं। बट अगर कोई अदर देन प्राइवेट कंपनी जो स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है, प्लस में अगर कोई आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? सर वो ले सकते हैं 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अदर देन ऑल द अबव कंपनी। उसके अंदर वो कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं? वो ले सकते हैं 35% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो है वो डिपॉजिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी वो कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? सर गवर्नमेंट कंपनी भी जो है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का डिपॉजिट ले सकती है। और गवर्नमेंट कंपनी में हमने देखा था, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा का स्टेक किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज क्या होती है? सर स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, जो 5 साल या 10 साल तक के लिए, पहले 5 साल की कंडीशन थी, जो स्टार्टअप जो कि अब 10 साल तक के लिए भी है, तो ऐसे स्टार्टअप जो है वो स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी में आ जाएंगे। उसके अंदर वो मेंबर से कितना भी अमाउंट डिपॉजिट ले सकते हैं, बिकॉज स्टार्टअप ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं डाली है डिपॉजिट की। उसके बाद विच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन? कि वो ना ही एसोसिएट हो ना ही सब्सिडरी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि ना ही कोई एसोसिएट, मतलब उसका कोई उसका माई बाप ना हो, कोई भी एसोसिएट कंपनी या फिर कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी, नॉट एन एसोसिएट और अ सब्सिडरी कंपनी, बोरिंग्स फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लेस देन कितना? ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। अगर आपने कोई बोरिंग्स ले रखी है, कहां से? बैंक से, पब्लिक बैंक से और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई ऐसी कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट से अगर आपने लोन ले रखा है, वो कि जो कि ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से अगर आपने कम ले रखा है, और अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है रिपेमेंट ऑफ सच बोरिंग्स में, तो जो है आप क्या है, आप स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी बन जाते हो। और स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी बनते ही आपके जो मेंबर से आप डिपॉजिट ले सकते हो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितने भी अमाउंट का जो है डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हो। तो मैं आपको दोबारा से एक समरी बना देता हूं, जो आपकी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है, स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई भी परसेंटेज
का कोई भी लिमिट ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके अंदर आप कितने अमाउंट तक का भी डिपॉजिट ले सकते हो, बट ऑन अ कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है आपकी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी की एज पर सेक्शन 73। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्टअप होने चाहिए 10 साल के लिए, या फिर वो या तो एसोसिएट कंपनी ना हो, या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी ना हो, या फिर अगर उसने कोई बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट से लोन ले रखा हो, कितना, ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और उसके अंदर भी उसने कोई डिफॉल्ट ना करा हो, तो ही वो कंपनी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी बन सकती है और जो है वो डिपॉजिट ले सकती है जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। यस सर, हमारे को आपकी बात समझ आ गई। उसके बाद ना, उसके बाद मेरी बात सुनो, उसके अंदर ना कुछ एग्जाम्पशन दे रखी है प्राइवेट कंपनीज को। फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशन ऑफ डीएनसी। ये हम करेंगे एक बार, पहले ना कंडीशन देखते हैं डीएससी की। अगर कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने मेंबर से, उनको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बिना तो कंपनी जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती अपने मेंबर से, और आपको साथ साथ कंप्लाई भी करने पड़ेंगे रूल्स और कुछ कंडीशंस के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन आती है, अब आपकी कंडीशन को याद करने की मेमोरी टेक्निक है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डी से क्या होता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। आपको जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा, कितने दिन, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा अप टू 30 अप्रैल, जो अब की 31 मार्च। देखो आप खड़े हो 1 अप्रैल को, आप 1 अप्रैल को खड़े हो, जो आने वाली 31 मार्च को जो भी डिपॉजिट्स की मेच्योरिटी आने वाली है, इस साल मेच्योरिटी आने वाली है 31 मार्च, मतलब अगले साल जो 31 मार्च को, जो कि हमारे अगले साल वाले जो डिपॉजिट मेच्योर होंगे, उसका आपको उस 30 अप्रैल को जो आने वाली है, आप 1 अप्रैल को खड़े हो और अगले 31 मार्च तक जितने भी डिपॉजिट्स आपके मेच्योर हो जाएंगे, उस दिन से जो 1 अप्रैल से लेकर आपको 30 अप्रैल जो आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, तो उस 30 अप्रैल तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस 30 अप्रैल तक आपको जो है 20% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग इन द फॉलोइंग ईयर, जो भी उस आने वाला साल होगा उसके अंदर जितना भी आपको है, वो उसके अंदर 20% जो है अमाउंट आपको सेट असाइड करके रखना पड़ेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के अंदर। आपको मेरी बात समझ आई, नहीं समझ आई, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जो फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात समझना, अब आप 1 साल के अंदर खड़े हो और उससे अगले साल के अंदर आपकी जो मेच्योरिटी आने वाली है 31 मार्च तक, अगर 31 मार्च तक आपकी मेच्योरिटी आने वाली है, तो जिस साल आप खड़े हो 1 अप्रैल को, आपको देखना पड़ेगा आपका अगले साल तक कौन कौन से डिपॉजिट जो है मेच्योर होने वाले हैं। अगर आपको पता चलेगा इतने हमारे डिपॉजिट मेच्योर होने वाले हैं, तो आपको उसका 20% जो है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व को उस महीने के एंड तक, मतलब आपको 30 अप्रैल तक एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की गुल्लक के अंदर डालना पड़ेगा। उस डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की गुल्लक के अंदर आपको उस अमाउंट को डालना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप डिपॉजिट अगर इशू करते हो, तो वो सारे डिपॉजिट होने चाहिए सिक्योर्ड। अगर कोई ऐसे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, तो आपको उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। उसके बाद आपको सी से क्या आता है, सी से आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर्स को कि हाँ आप डिपॉजिट्स निकाल रहे हो। साथ ही आपको कॉपी ऑफ सर्कुलर फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के साथ विद इन 30 डेज, और सर्टिफाई करना पड़ेगा आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है पीछे 5 सालों के अंदर और कोई भी डिपॉजिट के अंदर, तो ही आप क्या है डिपॉजिट को जो है क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हमने क्या बताया, अगर आपको कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने फ्रॉम द मेंबर्स, तो क्या कंडीशन है, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन पास करना पड़ेगा, आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे रूल्स के साथ और फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन, डीएससी। सर पहला है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, अगर जिस साल अगले साल आने वाली अगले साल जितने भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपके मैच्योर होने वाले हैं, उसका 20% आपको जैसे ही अप्रैल का स्टार्ट होने वाले महीना उसके 30 अप्रैल तक आपको 20% ऑफ दैट अमाउंट जो है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की गुल्लक के अंदर डालना पड़ेगा। एटलीस्ट 11 महीने पहले आपको जो है अमाउंट जो है रीपेमेंट रिजर्व के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिक्योर्ड जो भी आप डिपॉजिट करोगे वो सिक्योर्ड होनी जरूरी है। अगर कोई अनसिक्योर्ड है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट हमारे अनसिक्योर्ड है। उसके बाद आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर्स को, साथ ही साथ आपको सर्कुलर रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर भी करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, और आपको ये चीज सर्टिफाई करनी पड़ेगी आपने कोई भी रीपेमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं करा है पिछले 5 सालों के अंदर। तो ऐसी कंपनी होती है, अगर आपको अपना कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने मेंबर से। अगर एग्जेम्पशन दे रखी है प्राइवेट कंपनीज को, क्या दे रखी है, फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये वाली कंपनीज एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशन ऑफ डी एंड सी। मतलब आप डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व वाली गुल्लक ना भी बने तो भी चल जाएगा, अगर आप सर्कुलर इशू ना करें रजिस्ट्रार को या अपने मेंबर्स को तो भी चल जाएगा, बट ऑन कंडीशन क्या क्या, या तो आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करो 100% लेस देन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कम। अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं जिसका अमाउंट है 100% लेस देन कितना, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या फिर वो स्टार्टअप है 10 साल तक के लिए, या फिर वो एसोसिएट कंपनी ना हो, या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी ना हो, एंड या उन्होंने बोरिंग कर रखी है बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से, कितना अमाउंट सर उन्होंने ले रखा है ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और उसने कोई भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना करो, तो ऐसी कंपनी जो है उनको डी एंड सी की कोई कंडीशंस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो अगर कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते तो भी चल जाएगा। डीएनसी मतलब डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व और सर्कुलर वाली कंडीशन को अगर कंप्लाई नहीं करते तो भी चल जाएगा। उनके ये वाली कंपनी जो है उस दायरे के अंदर आ जाती है। तो अब मेरी बात आपको समझ आई या नहीं समझ, दोबारा से एक बार मेरे को जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ
ताकि आपको इस डिपॉजिट के चैप्टर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात सर, डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? जो भी अमाउंट रिसीव करती है कंपनी वो सारा अमाउंट हमारा डिपॉजिट होता है, एक्सक्लूडिंग जो कि पैसा गवर्नमेंट से मिला हो, जो कि पैसा फेमा की स्कीम में मिला हो, या फिर जो कि पैसा बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपने इंटर कॉर्पोरेट लोन लिया हो, ऐसा जो पैसा होगा वो हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद सर अगर कोई पैसा जो है हमारे को चिटफंड कंपनी से मिला हो, या स्टार्टअप को मिला हो, या फिर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से मिला हो, ऐसे पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कोई कमर्शियल पेपर से पैसा मिला हो, या फिर सिक्योर डिपॉजिट, या कोई आपने आईपीओ लॉट करे तो भी पैसा मिला तो भी वो हमारा सिक्योर्ड, तो भी हमारा वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई आपने सिक्योर्ड डिपॉजिट डिबेंचर्स, अगर आपने सिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो है आपने अगर इशू करें, उसका पैसा मिले तो भी वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद सीसीडी लेस देन 10 ईयर और लिस्टेड एनसीडी अगर आपका पैसा मिलता है वो भी हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई लोन लिया डायरेक्टर से या फिर कोई रिलेटिव और डायरेक्टर से इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वो भी हमारा लोन नहीं कहलाएगा। अगर नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी एम्प्लॉय से पैसा लिया है लेस देन और इक्वल टू एनुअल सैलरी, तो भी वो हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई प्रमोटर से लोन लिया बैंक को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो वो भी हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसका नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी अगर आप हेल्ड करो एज अ ट्रस्ट जिसके अंदर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो भी ऐसा पैसा जो है हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई ट्रेड एडवांस ले रहे हो 365 डेज से कम का, या फिर अगर कोई आप एडवांस ले रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, या फिर अगर आप एडवांस ले रहे हो किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, या फिर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट का एडवांस है, ऐसा पैसा भी हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप टेन्योर कितने अमाउंट का डिपॉजिट ले सकते हो, कितने अमाउंट का डिपॉजिट का परसेंटेज कितना होगा। तो सर अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हो तो आपका मिनिमम 3 महीने तक का तो होना चाहिए, अदरवाइज आप 6 महीने से कम का तो डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। तो उस केस में मिनिमम 3 महीने का ले सकते हो। बट उसके अंदर भी क्या होगा, आप जो है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना ही ले सकते हो, बट ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबल कंपनीज कौन सी होती है। सर एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। सो एलिजिबल कंपनीज कौन होती है? सर एलिजिबल कंपनीज ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ हो, तो ऐसी कंपनी जो है अपने मेंबर से जो है क्या कर सकती है, ऐसी कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। और ऐसी कंपनी सबसे पहले अप्रूवल लेगी शेयर होल्डर से, साथ ही साथ उस अप्रूवल को रजिस्ट्रार तक क्या करना पड़ेगा, इशू करना, रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर भी करना पड़ेगा। अगर वो 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी की रिक्वायरमेंट के अंदर, मतलब उसकी लिमिट के अंदर है, तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करके भी काम चला सकते हो, अदरवाइज आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था सर, ये हो गया हमारा एलिजिबल कंपनीज की डेफिनेशन। अब एलिजिबल कंपनीज के अंदर भी अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो और अगर आप मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो, अगर आप मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हो तो सर उसकी लिमिट है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो उसकी लिमिट है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद अगर हमने देखा स्पेसिफाइड कंपनी और कुछ ऐसी कंपनीज जो कि नॉन एलिजिबल कंपनीज है, वो सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। कितना डिपॉजिट ले सकती है सर? वो ले सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने तक का भी डिपॉजिट ले सकती है। बट अगर कोई कंपनी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज है वही नो लिमिट तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी कंपनीज है अदर प्राइवेट कंपनीज प्लस में आईएफएससी पब्लिक कंपनीज है, वो कितना डिपॉजिट ले सकते हैं सर? वो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। और कोई भी अदर देन कंपनी जो छूटी ऊपर से, वो सारा 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तक का डिपॉजिट ले सकती है। उसके बाद हमने बात करी थी गवर्नमेंट कंपनी की, वो कितना ले सकते हैं? वो सर 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तक का डिपॉजिट ले सकती है। उसके बाद हमने क्या बात करी सर? उसके बाद हमने बात करी कि सर कंडीशंस क्या है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की। सर कंडीशंस आती है हमारी, सबसे पहले आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे रूल्स के साथ या फिर कोई कंडीशंस के साथ। कौन कौन सी कंडीशन? डीएससी डिपॉजिट रिपेयरिंग डिपॉजिट क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे विद द रूल्स और कंप्लाई विद द कंडीशन। कौन कौन सी? डीएससी डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व आपको विद इन 30 अप्रैल कितना बनाना पड़ेगा? 20% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग ईयर। और सिक्योर डिपॉजिट होनी चाहिए, अदरवाइज सिक्योर नहीं होंगे तो आपको अनसिक्योर जो है स्पेसिफिकली मेंशन करने पड़ेंगे। सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर्स को और आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज और सर्टिफाई करना पड़ेगा कोई भी डिपॉजिट रीपेमेंट के अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना हो पिछले 5 सालों के अंदर। यस सर, यहाँ तक हमने बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं। कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? तो जिसके अंदर क्या क्या होता है, फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट विदाउट कंप्लाइंग। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज जो कि विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ डी एंड सी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट? इसके अंदर आपको डी एंड सी की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करने का। सबसे पहले अगर आप एक्सेप्ट करो डिपॉजिट 100% लेस देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना अगर आप डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करो तो आपको डी और सी कंडीशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप स्टार्टअप हो 10 साल तक के लिए तो भी आपको डी एंड सी की कंडीशन को कंप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई एसोसिएट नहीं हो या फिर कोई सब्सिडरी नहीं हो या फिर आपने अगर कोई बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट से लोन ले रखा है, कितना ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से अगर आपने लोन ले रखा है और इस लोन के अंदर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है इन द रीपेमेंट ऑफ सच बोरिंग, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप डी और सी की कंडीशन से हो जाओगे बाहर।
Condition D and C. Condition D and C shall not apply in case of IFSC public company accepting deposit less than equal to 100% of paid up share capital and free reserve, जिसके अंदर हमने क्या करा है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दिया है। तो ऐसी कोई कंपनी, ऐसी एग्जामेशन दी जाइए IFSC पब्लिक कंपनी को जिसके अंदर हमें कंडीशन डी और सी का कंप्लाई नहीं करना है, शैल नॉट अप्लाई टू IFSC पब्लिक कंपनी, अगर वो एक्सेप्ट करें डिपॉजिट कितना, वो एक्सेप्ट करें डिपॉजिट लेस देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इसके अंदर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को, सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब आज की डेट में डिपॉजिट इंश्योरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं अगर कोई डिपॉजिट होल्डर या फिर अगर कोई कंपनी डिपॉजिट के अंदर रीपेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो डिपॉजिट होल्डर क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी को फॉर ऑर्डरिंग द कंपनी टू रीपे द डिपॉजिट, जिसके अंदर एनसीएलटी क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि आप रीपे करो उसका डिपॉजिट को। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बिफोर द एक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर रिमेनिंग डिपॉजिट कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक फाइल करनी पड़ेगी स्टेटमेंट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द अमाउंट अनपेड। देखो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट से पहले अगर कंपनी ने डिपॉजिट ले रखे थे तो उस केस में क्या होगा, उस केस के लिए ये चीज बता रहे हैं आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के साथ विद इन 3 मंथ्स अबाउट द अनपेड अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपका रह गया अनपेड, और अगर आपको रीपे करना पड़ेगा उसे विद इन 3 इयर्स और जो मेच्योरिटी होगी विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको जो है रीपे करना पड़ेगा डिपॉजिट। हमने एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन देख ली थी। इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट चार्ज शेल बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज। अगर आप सिक्योर डिपॉजिट लेते हो तो आपको उसके अगेंस्ट एक चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। चार्ज ऐसी चीज़ होती है बेसिकली आपने कोई प्लेज पे या फिर आपने कोई सिक्योरिटी जो है चार्ज प्लेज पे लियो या फिर कोई आपने उसके अगेंस्ट लोन लिया हो तो आप डिपॉजिट के अगेंस्ट भी एक चार्ज क्रिएट करते हो, या आप किसी लैंड के अगेंस्ट करते हो या कोई वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट करते हो तो आपको उस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है विद इन 30 डेज। अगर आप इसके कोई भी सेक्शन के अंदर आप इस रूल को कंप्लाई नहीं करते, आपको पनिशमेंट हो सकती है कितने साल की, 0 से लेकर 7 साल की। जो डायरेक्टर होंगे, जो कि लोग इन्वॉल्व थे इस डिपॉजिट के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर, डिपॉजिट के सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर, उन्हें 0 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। फाइन लग सकता है कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कंपनी ने लिया हो उतने तक का कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है। इन दोनों में से लोअर का मिनिमम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक का फाइन लग सकता है कंपनी को। और अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा उसे मिनिमम 25 लाख तक का फाइन और मैक्सिमम 2 करोड़ तक का फाइन जो है कंपनी के कोई डायरेक्टर या कोई पर्सन जो इन्वॉल्व है उसको भरना पड़ सकता है। उसके बाद प्री मेच्योर और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। आप चाहे तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कर सकते हो प्री मेच्योरली, बट उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1% कम से ही देना पड़ेगा उनके डिपॉजिट होल्डर्स को। अगर आपने कोई रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा है और अगर आप रीपेमेंट जो है ओवरड्यू पीरियड के लिए कर रहे हो तो आपको जो इंटरेस्ट है 18% पर एनम पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है ओवरड्यू पीरियड का देना पड़ेगा इन केस ऑफ डिपॉजिट्स रिमेनिंग अनपेड, जो कि अनपेड डिपॉजिट आपके रह गए हैं। तो हम दोबारा से एक बार बात करते हैं, हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी बट एक हमारी जो लास्ट की चर्चा रह गई थी उनको करते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस अब रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो जो डिपॉजिट होल्डर होगा वो एनसीएलटी में केस कर सकता है, जिसके अंदर एनसीएलटी डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी को रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए। अगर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अगर हो जाते हैं और कंपनीज एक्ट आने के बाद कोई आपके डिपॉजिट बच रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल जो है विद इन 3 मंथ्स आरओसी को देनी पड़ेगी। साथ ही आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी या तो 3 साल के अंदर या फिर आपकी जो मेच्योरिटी विच एवर अर्लियर है आपको वो डिपॉजिट को रीपे करना पड़ेगा, फिर आपको फ्रेश डिपॉजिट जो है इशू करने पड़ेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट क्या होता है, देखो 3 साल वाली कंडीशन क्या होती है। देखो पहले 2013 से पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट आया था जब 2013 से पहले उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं थी जो कि 36 महीने के लिए बोलता था। तो अब मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है हमारे यहाँ पे क्या प्रूव करिए, मैक्सिमम अमाउंट जो है आप सिर्फ 36 महीने तक के लिए ही डिपॉजिट ले सकते हो, 36 महीने के अंदर आपको वापस करने पड़ेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिपॉजिट 10 सालों के लिए ले रखा था और 2013 के अंदर डिपॉजिट वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस है तो आप 2013 के बाद आपको विद इन 10 साल वाला कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, आपको विद इन 3 साल आपको जो है उस डिपॉजिट को वापस करना पड़ेगा। अगर आप अब कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर अगर आपने 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक के लिए डिपॉजिट ले रखे, कुछ भी नहीं माना जाएगा, आपको विद इन 3 साल आपको जो है रीपे करने पड़ेंगे ऐसे डिपॉजिट, क्योंकि एज पर न्यू लेटेस्ट सेक्शन जो भी 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था आप डिपॉजिट जो है मैक्सिमम 36 महीने मतलब 3 साल तक के लिए ही जो है कभी कंपनी जो अपने मेंबर से ले सकते हो। उसके बाद हमने क्या बात करी थी सर, उसके बाद हमने बात करी थी अगर सिक्योर डिपॉजिट है आपको चार्ज क्रिएट करना है विद इन 30 डेज, अब पनिशमेंट मिलेगी, किसको मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा उसे 0 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। और कंपनी को मिनिमम फाइन कितना हो सकता है, एक मिनिमम फाइन हो सकता है सर कंपनी को 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक का फाइन, और पर्सन को 25 लाख से मिनिमम और मैक्सिमम 2 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। और अगर आप रीपेमेंट की मेच्योरिटी से पहले रीपेमेंट करना चाहते हो तो आपको 1% से कम का ब्याज देना पड़ेगा, और पीनल इंटरेस्ट आपको लग सकता है 18% पर एनम का फॉर दैट ओवरड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट रिमेनिंग अनपेड। आपको मेरी डिपॉजिट वाली चैप्टर की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेस के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।